Hello everyone, welcome to बायोलॉजी क्लास। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में किए थे अपने पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबने वीडियोस को देखा है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसी चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको हो जाएगा इस चैप्टर पर पूरा कॉन्फिडेंस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेट्स बायो इट। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में पहला है रिप्रोडक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रोथ, थर्ड इज कॉन्शियसनेस एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए, अगर आपने मेरा पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखे हैं पार्ट 1, तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो बताइए, पहला ऑप्शन है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो लिविंग थिंग्स में होता है, लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल, वर्कर बीज एंड हम बहुत सारे ह्यूमन कपल्स को भी देखे हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। ओके, दूसरा है, अब ए रॉन्ग हो गया तो डी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। बी है ग्रोथ। ग्रोथ भी हमने नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखा है ना। आपको याद है हमारे पहले वीडियोस में मैंने पिक्चर भी दिखाया था, जैसे माउंटेन का, सैंड माइंस का, जहाँ पे पार्टिकल के डिपॉजिट होने पे उसका हाइट बढ़ता है, ग्रो करता है। तो ग्रोथ भी हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी दिखता है। तो ग्रोथ को भी हम क्रॉस कर देंगे। तो बचा हमारा कॉन्शियसनेस। तो दिस इज आवर राइट आंसर, कॉन्शियसनेस। ये हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, सो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है। चलिए मेरे साथ आप ही पढ़िए। Which among the following pair of properties are synonymous in case of unicellular organism? अब synonymous का क्या मतलब होता है? जो एक जैसा दिखता है, synonyms, जो एक जैसा फंक्शन करेगा। ठीक है, तो किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज है जो एक जैसा ही काम करता है? मतलब दो फंक्शन है लेकिन वो एक जैसा ही काम करता है। देखते हैं, 4 ऑप्शंस आर देयर: ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्यों है? देखिए, हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। किसका बात कर रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एक सिंगल सेल का बना होता है। तो उसमें ग्रोथ क्या होगा? उसमें ग्रोथ हम दिखाते हैं बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? जब उसका सेल डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होके अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहां पे जो ये दो पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, एक जैसा ही काम करता है। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ तो मास का ग्रो नहीं होगा ना, उसमें नंबर ऑफ कितना वो प्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस किया, डिवाइड किया, वही होता है उसका ग्रोथ। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही काम करता है। इसीलिए यूनिसेलुलर में जो पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज है, जो सिनोनिमस है, वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात? So now we will do problem number 3. So problem number 3 कहता है, who coined the term biodiversity? तो बताइए, बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था ये नाम? ऑप्शंस आर वॉल्टर जी रोजेन, जॉन रे, एपी डी कैंडोले, अर्नस्ट मेयर।
तो ये तो इजी है ना। वॉल्टर जी रोजेन, उन्होंने दिया था द टर्म बायोडाइवर्सिटी। ओके, so now we will do problem number 4. So let's read the question. Which among the following statement is against, क्वेश्चन में लिखा है अगेंस्ट द रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल को नहीं मान रहा है। इन चारों स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से अगेंस्ट है। ओके, नाउ फर्स्ट इज द साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन इफ रिटन। नाउ दिस इज रिटन इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल में ये लिखा है, तो ये रूल है, तो ये अगेंस्ट नहीं है, तो इसको आप कट कर दोगे। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है द फर्स्ट नेम रिटन इन द साइंटिफिक नेम्स रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट एंड शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर। अब आप बताओ, जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो पहला जो वर्ड है, पहला जो नाम है वो जेनेरिक नेम होता है या स्पेसिफिक एपिथेट होता है? जेनेरिक नेम होता है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अगेंस्ट है, against the rule of binomial nomenclature. So this is the correct answer of this question. Next C भी देख लेते हैं. If printed, the scientific name should be italicized. Correct. अगर आप प्रिंट करते हो साइंटिफिक नेम को तो आपको उसको इटैलिक में रखना है, इटैलिक फॉन्ट में। ओके, and D is name of the author is added in abbreviated form after the specific epithet. जो ऑथर का नाम है वो हम एब्रीविएटेड फॉर्म में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं, तो ये भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक रूल है। ओके, सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 5. लेट्स रीड. Which among the following is not included in taxonomy? तो हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा था ना, टैक्सोनॉमी में कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए एक बार टैक्सोनॉमी रिवाइज कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन। ओके, सेकेंड हो गया आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। नंबर 3 होता है क्लासिफिकेशन। आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना? क्लासिफिकेशन। एंड नंबर 4 होता है, सबसे लास्ट में हम उसको नाम दे देते हैं ऑर्गेनिज्म को, जिसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। याद आ गया टैक्सोनॉमी? तो ये 4 स्टेप्स था टैक्सोनॉमी में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा टैक्सोनॉमी में नहीं है। तो पहला नॉमेनक्लेचर ऑप्शन है, तो ये तो है, तो काट दो। दूसरा कैरेक्टराइजेशन भी होता है, सो रॉन्ग ऑप्शन। क्लासिफिकेशन भी टैक्सोनॉमी में होता है, तो बचा डी, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है बताइए? एंसेस्टर्स। ये टैक्सोनॉमी का स्टेप नहीं है, ये किसका स्टेप है? सिस्टमैटिक्स का। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? तो चलिए फटाफट ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है कैरोलस लिनियस, B is Ernst Mayr, C is Charles Darwin and D is John Ray. तो आप बता सकते हो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? ये तो सभी जानते हैं, कैरोलस लिनियस। ओके, कैरोलस लिनियस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। चलिए पढ़ते हैं। Which among the following scientific names is written correctly according to the rule of binomial nomenclature? ठीक है, यहाँ पे 4
4 ऑप्शंस दिए हैं जहां पे नाम लिखा है, साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कौन सा करेक्टली लिखा है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो भाई रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, ये देखिए। ये जो अपना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो बोलता है कि जो पहला साइंटिफिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और वह जेनेरिक नेम होता है। उसके साथ होता है स्पेसिफिक एपिथेट जो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और उसके बाद आप लिखोगे ऑथर का नाम, जो उसको ढूंढा या उसको क्लासिफाई किया उस ऑथर का नाम आप लिखोगे, लेकिन एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखोगे। ओके, तो ये हमारा रूल हो गया किस चीज का, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। तो अब आप इस चारों ऑप्शन में बताओ कि कौन सा नाम है जो करेक्टली है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो पहला है ऑसिमम सैंक्टम। आपको पता है ऑसिमम सैंक्टम क्या है? ये अपना है तुलसी का पौधा, यस, तुलसी प्लांट। तुलसी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है ऑसिमम सैंक्टम। तो यहाँ पे जेनेरिक नेम कैपिटल तो है, करेक्ट, लेकिन अपना जो स्पेसिफिक नेम मतलब स्पीसीज का नाम भी कैपिटल लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे तो स्मॉल होना चाहिए ना, तो ये हो गया करेक्ट, रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जेनेरिक नेम कैपिटल है, गुड, स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर है, गुड, बट यहाँ पे ऑथर का नाम तो नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन में आओ, यहाँ पे जेनेरिक नेम कैपिटल है, गुड, देन स्पेसिफिक नेम स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर में है, करेक्ट। यहाँ पे जो ऑथर का नाम है वो तो लिखा है, लेकिन वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा है कि नहीं? लिखा है, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डी में क्या गलती है? यहाँ पे ये कैपिटल है और जो स्पीसीज का नाम है वो भी कैपिटल कर दिया है, तो डी भी गलत है। तो अपना करेक्ट जो वे है लिखने का वो सी का करेक्ट वे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। समझ में आ गई बात? सो नाउ वी विल डू प्रॉब्लम नंबर 8. So the question is, family represents a group of closely related what? Order, class, genera या species? तो हमने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में ये पढ़ा है। आपको याद होगा मैंने पिक्चर्स के साथ समझाया था कि जितने भी बिग कैट्स हैं जैसे लायन, टाइगर, उनको हम एक कॉमन जीनस में रखते हैं जिसका नाम था पैंथेरा। यस, उसी के साथ जितने भी कॉमन कैट्स होते हैं उनको हम रखते हैं कौन से जीनस में? जीनस फेलिस, है ना। और दोनों जीनस को हम एक कॉमन फैमिली में रखते हैं जिसका नाम हमने रखा था फैमिली फेलिडी, है ना। तो बताइए, तो फैमिली रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। जितने भी क्लोजली रिलेटेड जेनेरा हैं, जीनस के ऑर्गेनिज्म हैं, उसको हम एक फैमिली में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, genera. Okay, so let's do our next question. Match the following columns and choose the correct option. So here are two columns. दो कॉलम दिए हैं, एक साइड है टैक्सोनॉमिक रैंक और कॉलम 2 में दिया हुआ है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, है ना। तो अभी आपको मैच करना है कि ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सा है, किंगडम कौन सा है और क्लास कौन सा है। यहाँ पे सिर्फ प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। ओके, आप देख सकते हो। नाउ लेट्स मैच। तो एक बात याद रखना कि प्लांट में ऑर्डर जो होता है ना, प्लांट क्लासिफिकेशन में ऑर्डर का जो वर्ड होगा वो एंड होगा विद द सफिक्स एल्स, with the suffix ales, order। तो order end होगा ales, तो हो गया poels, ठीक है, ये order हो गया हमारा। तो 1D से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन में देखते हैं ये 1D से एक ये है C और B, तो C और B है तो A भी रॉन्ग हो गया और D भी रॉन्ग हो गया। अब हम C और B में देखेंगे कि मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली में आ गया, फैमिली हो गया,
कौन सा बताइए? फैमिली हुआ एनाकार्डियासी, क्योंकि हमारा जो फैमिली होता है ना प्लांट क्लासिफिकेशन में, वो एंड होता है विद द सफिक्स एस, ACE, तो फैमिली हो जाएगा एनाकार्डियासी। ठीक है, ये सफिक्स याद रखना। तो हो गया 2 का A, तो कौन सा है? B और C में देखो 2 का A B में है, तो B मेरा करेक्ट आंसर है। ऐसे जल्दी से आपको आंसर करना है, तो B मेरा करेक्ट आंसर है, C भी रॉन्ग हो गया। किंगडम हो गया मेरा प्लांटे और क्लास हो जाएगा एंजियोस्पर्मे। ओके, तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन कहता है द फ्रेमवर्क सिस्टम in which various taxonomic categories are arranged in an order of logical sequence, उसको क्या कहते हैं? ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड, बताइए। हमने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट के वीडियो में, आपको याद होगा कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं या तो हायर टू लोअर कैटेगरी में या लोअर टू हायर कैटेगरी में, और जहां पर हम हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक फ्रेमवर्क में अरेंज करते हैं, तो उस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? याद आया? उसे कहते हैं हायरार्की, है ना? उसे कहते हैं हायरार्की। तो टैक्सोनॉमी नहीं होगा, क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा, सिस्टमैटिक्स भी नहीं होगा। उस फ्रेमवर्क को कहते हैं जहां पे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं हायरार्की। तो अब हम देखेंगे हमारा प्रॉब्लम नंबर 11। Which among the following pairs is mismatched? Mismatched का मतलब जो नहीं मैच कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हैं जो मैच्ड है, कोई मिसमैच्ड है, तो हमें वो पेयर बताना है जो मिसमैच है। ठीक है, पहला है ऑर्डर। ऑर्डर में दिया है प्राइमेटा, तो ये करेक्ट है क्योंकि प्राइमेटा एक ऑर्डर होता है। सो दिस इज मैचिंग, तो ये मिसमैच्ड तो नहीं हुआ ना, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। स्पीसीज टाइग्रिस, सही बात है, टाइग्रिस एक स्पीसीज में आता है। ठीक है, टाइग्रिस स्पीसीज क्लासिफिकेशन में आता है, तो ये भी मैच कर रहा है, तो है भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये मिसमैच नहीं है। नेक्स्ट हो गया क्लास। क्लास में डाइकोटिलेडनी, तो बताइए, ये भी सही है। प्लांट में जो एंजियोस्पर्म होता है वो एक डिवीजन में आता है, उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन द क्लास मोनोकॉट एंड डाइकॉट, है ना? तो डाइकोटिलेडनी भी एक क्लास है, तो दिस इज ऑल्सो मैचिंग। ओके, तो ये भी मिसमैच नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आवर करेक्ट आंसर इज डी, फैमिली सैपिनडेल्स। ये मिसमैच पेयर है, ये मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फैमिली का जो वर्ड होगा वो हमेशा एंड होगा विद द सफिक्स AC। इसको आप याद कर लो। फैमिली को पहचानने का तरीका है कि देखना उसका वर्ड एंड होगा विद द सफिक्स AC। ठीक है, बट यहाँ पे एंड हो रहा है एल्स। एल्स तो होता है ऑर्डर, है ना? एल्स अगर हो गया तो वो ऑर्डर हो गया, तो ये फैमिली नहीं है, तो ये हमारा मिसमैच पेयर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आई? अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक एड के बारे में। स्टोर प्लांट्स एज ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन ओवर शीट्स। तो अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है तो आप ये आंसर तो एकदम से बता दोगे। बताओ, तो कौन सा टैक्सोनॉमी एड है जहां पे हम प्लांट्स को स्टोर करते हैं, कैसे? उसे ड्राई करके और उसको एक पेपर में, बुक में प्रेस करके रखते हैं। कौन सा टैक्सोनॉमी एड है बताइए? की है, हर्बेरियम है, बोटैनिकल गार्डन्स में होता है या फ्लोरा में होता है? बताओ। ऑप्शन बी, हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसा टैक्सोनॉमिक एड है जहां पर हम स्टोर करते हैं प्लांट्स स्पेसिमेन को, उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रेस कर देते हैं ओवर शीट्स। ओके,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर भी दो कॉलम दिया है, एक साइड दिया है लिखा है साइंटिफिक नेम्स एंड सेकेंड कॉलम 2 में लिखा है फैमिलीज, उनके फैमिलीज। फैमिली कैसे है, कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पे देखो सफिक्स एंड हो रहा है DAE से या ACE से। DAE हम क्यों कब यूज करते हैं? एनिमल के फैमिली के लिए, है ना। और ACE हम यूज करते हैं प्लांट के फैमिली के लिए। तो या तो ACE है या DAE है। तो ये सारे के सारे क्या है? फैमिली है। ओके ओके। और दिस साइड कॉलम 1 में सारे के सारे साइंटिफिक नेम है। तो चलो देखते हैं, मैच करते हैं। नंबर 1 है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है ट्रिटिकम एस्टिवम? किसका साइंटिफिक नेम होता है? वीट का। तो इसका फैमिली कौन सा होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम का फैमिली होता है पोएसी। तो 1C से मैच कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में A 1C से मैच कर रहा है और D भी 1C से मैच कर रहा है। तो B और C तुम्हारा ऐसे ही रॉन्ग ऑप्शन हो गया ना इजी। अब हमें देखना है A और D के बीच में बस। सेकेंड नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? ह्यूमंस का, है ना। तो होमोसेपियंस का फैमिली का नाम होता है होमिनिडे। तो 2D से मैच किया। तो देखो हमारा ऑप्शन A करेक्ट है ना इजी। चलो और देख लेते हैं। मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नेम है? हाउस फ्लाई। किसका? हाउस फ्लाई। मस्का डोमेस्टिका का फैमिली कौन है? उसका फैमिली होता है मस्कीडे। ओके। एंड लास्ट है मैंगीफेरा इंडिका। ये किसका साइंटिफिक नेम है बताओ? मैंगो। तो मैंगीफेरा इंडिका का फैमिली होता है एनाकार्डियासी। तो कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन A टोटली मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A। ऑप्शन D भी आप काट दोगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ प्रॉब्लम नंबर 14। लेट्स रीड। Which one among the following taxonomic aids stores live plant specimens for reference? कहाँ पर लाइव प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है? बताइए, ऐसा कौन सा टैक्सोनॉमिक एड है जहां पर लाइव प्लांट को रखा जाता है फॉर स्टडी और फॉर रेफरेंस? बताओ, ये तो बहुत इजी है। वो है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन ऐसा स्पेशलाइज्ड गार्डन है जहां पर लाइव प्लांट्स को रखा जाता है, जहां पर ऐसा गार्डन बनाया जाता है जहां पर बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स रहते हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप रेफर कर सकते हो फॉर योर स्टडी। ओके, सो द आंसर इज बोटानिकल गार्डन। मोनोग्राफ नहीं होगा, हर्बेरियम भी नहीं है, फ्लोरा भी नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम नंबर 15। In museum, the plant and animal specimen can be stored in which among the following ways? तो यहाँ पर 5 ways मैंने दिए हैं। ओके, आपको बताना है म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को किस तरह से स्टोर किया जाता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है ड्राइड स्पेसिमेन। ड्राइड स्पेसिमेन की तरह रखते हैं? हाँ, रखते हैं म्यूजियम में, करेक्ट। उसके बाद स्टफ्ड इन जार्स एंड कंटेनर्स फिल्ड विथ प्रिजर्वेटिव। मैंने आपको बताया है अपने कॉन्सेप्ट के वीडियोस में कि एनिमल्स को हम स्टोर करते हैं इन जार, इन कंटेनर, उसमें प्रिजर्वेटिव रख के एनिमल्स को हम स्टोर करके रखते हैं। तो नंबर 2 भी हमारा सही है। ओके, इस तरह से भी हम म्यूजियम में रख सकते हैं। थर्ड है स्टफ्ड इन पॉलिथीन बैग्स इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, तो दिस इज रॉन्ग, हम ऐसा नहीं करते हैं। फोर्थ है इन इंसेक्ट बॉक्सेस। जी हाँ, हम इंसेक्ट को बॉक्स में उसको स्टफ करके रखते हैं ताकि वो अपने इंटैक्ट पोजीशन पे पिन करके उसको एक बॉक्स में बंद करके रखते हैं। तो ऐसा भी करते हैं। तो ऑप्शन 4 भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, और लास्ट है नंबर 5 एज स्केलेटन फॉर रेफरेंस।
तो हाँ, आप बहुत सारे म्यूजियम में स्केलेटन भी देखोगे एनिमल्स के, जो आप यूज कर सकते हो एज योर रेफरेंस। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो कौन कौन सही हुआ? 1, 2, 4 एंड 5। तो चलिए देखते हैं ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1, 2, 4, 5 मैंने हाईलाइट करके भी रखा है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 16। चलिए पढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट एंड आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर रिप्रेजेंट्स अ। कहाँ पे ऐसा करते हैं? नेशनल पार्क में करते हैं, जूलॉजिकल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, बायोस्फीयर रिजर्व में। कहाँ पर ऐसा करते हैं? तो ये बात ध्यान में रखना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में हम एनिमल्स को फॉरेस्ट में ही रख के उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, फॉरेस्ट में ही। ओके, लेकिन जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में हम उसके नेचुरल हैबिटेट जैसा कंडीशन बनाते हैं और फिर उसको वहां से फॉरेस्ट से उसको वहां से लेकर आके उस एनवायरनमेंट में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, जूलॉजिकल पार्क। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 17। द पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज्ड इन द टैक्सोनॉमिक कीज रिप्रेजेंट अ। तो आपको याद आया कीज क्या था? हमने पढ़ा था कीज, उसमें हम पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं और जोड़ते हैं और फाइनली पता करते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। याद आया? तो कीज में जो स्टेटमेंट होते हैं, एक एक स्टेटमेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं लीड। ओके, लेकिन जो पेयर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, जो इसका कैरेक्टर एक जैसा होता है, जिसको कहते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कपलेट। तो इसका आंसर है कपलेट। द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज्ड इन टैक्सोनॉमिक कीज इज कॉल्ड कपलेट। और हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। ओके, तो लीड गलत हो गया, स्टेटमेंट नहीं है। और टॉटोनिम्स तो अलग ही चीज है। टॉटोनिम्स आपको याद है, मैंने बताया था एक जैसा साइंटिफिक नेम, जैसे नाजा नाजा, जो हम जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, है ना। तो टॉटोनिम्स अलग ही चीज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कपलेट। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18। लेट्स रीड। Which among the following arrangement of taxonomic categories are arranged correctly according to the taxonomic hierarchy? तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पे दिया है अरेंजमेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। आपको याद है मैंने कंसेप्ट के वीडियो में एक ट्रिक भी बताया था, जिसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बना लोगे। तो क्या था वो ट्रिक? चलिए लिखते हैं, KPC ऑफ GS। याद आया आपको? ये मैंने KBC से बनाया था, KPC ऑफ GS। तो इस ट्रिक के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बना लोगे। तो चलो मैच करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो किससे मैच कर रहा है? कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 19। ओके, which among the following taxonomic categories contain organism most similar to one another? आपको याद होगा मैंने ये बात बताया था कि जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, इसका मतलब जैसे चलो हायरार्की लिखते हैं, KPC ऑफ GS। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, वैसे ही
ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा है? एस है, स्पीसीज। तो स्पीसीज में सिमिलैरिटीज ज्यादा देखने को मिलेगी। तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू वन अनदर? तो ऑप्शन डी, स्पीसीज। क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के जैसे सिमिलर होते हैं। ओके, come to our next question. Problem number 20. National Botanical Research Institute is located in. तो NBRI कहाँ पर लोकेटेड है बताइए? आपके बुक में भी दिया है और मैंने अपने कंसेप्ट के वीडियो में भी ये बताया था। इज इट इन बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद? NBRI is located in लखनऊ। ओके, याद रखिएगा। तो चलिए बनाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म सिस्टमैटिक्स इज रिफर्स टू। सिस्टमैटिक्स क्या है? A. Different kinds of organism and their classification. B. Diversity of kinds of organism and their relationship. C. Identification and classification of organism. D. Nomenclature and identification of animal and plants. तो आपको याद है सिस्टमैटिक्स मैंने क्या बताया था अपने कंसेप्ट के वीडियो में? सिस्टमैटिक एक ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का जो बेस्ड है ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलैरिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो यहाँ पे रिलेशनशिप वर्ड कहाँ पर है बताओ? ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि सिस्टमैटिक में हम उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर उसको क्लासिफाई करते हैं। ओके, कि उसका एंसेस्टर कौन है, उनके पूर्वज कौन है। ओके, तो सिस्टमैटिक्स क्या है? द टर्म रिफर टू डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप भी बताता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए नहीं होगा। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन होता है, बट ये टैक्सोनॉमी में होता है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ये भी, एंड नॉमेनक्लेचर, दीज आर टैक्सोनॉमी टर्म, बट बी इज द टर्म फॉर सिस्टमैटिक्स। ओके, so our next question is question number 22. Cyanobacteria are photoautotrophs, photoheterotrophs, chemoautotrophs and chemoheterotrophs. तो बताइए साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया क्या हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गे हमने पढ़ा था ना, तो वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया किस तरह का दिखता है? ग्रीन। तो वो फोटोऑटोट्रॉप्स है। पहला वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो खुद का खाना बना सकता है। दे कैन डू फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसीलिए वो फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोहेटेरोट्रॉप्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सोल सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, केमोऑटोट्रॉप भी नहीं होते हैं, केमिकल यूज नहीं करता है। केमोहेटेरोट्रॉप्स भी नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है फोटोऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स इट कैन मेक देयर ओन एनर्जी बाय यूजिंग लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 23। इन विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल प्रोकैरियोट्स वेर इंक्लूडेड इन द किंगडम। कौन से किंगडम में रखा था? विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स को कौन से किंगडम में रखा था बताइए। मैंने ये बताया है आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो में कि विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार उन्होंने ऑल प्रोकैरियोट्स को रख दिया था एक किंगडम में, जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या माइकोटा। मोनेरा एक किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगी एंड माइकोटा तो आता है यूकैरियोट्स के किंगडम में, है ना। तो मोनेरा इज द करेक्ट आंसर।
Okay. So our next problem is problem number 24. Who proposed 3-domain system of classification? 3-domain system of classification किसने दिया था? कैरोलस लिनियस, जॉन रे, कार्ल वूज या डार्विन ने? कार्ल वूज ने दिया था। क्या था वो 3 डोमेन? बताइए। पहला था आर्किया, दूसरा था बैक्टीरिया और थर्ड था यूकैरिया। ओके, तो कार्ल वूस ने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, याद रखिएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 25. All eukaryotic unicellular organism belongs to Monera, Protista, Fungi, Bacteria. बताइए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बिलोंग करता है? इसका आंसर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑल द यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, मोनेरा में क्या होता है? मोनेरा में होता है दे आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, जहां पे प्रोकैरियोट्स होते हैं। ओके, तो ये रॉन्ग है। फंजाई में क्या होता है? इट इज अ मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मल्टीसेलुलर होते हैं, इसीलिए ये भी रॉन्ग है। और बैक्टीरिया में दे आर ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया which are classified under kingdom Monera, तो ये भी रॉन्ग है। तो अपना यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है टू किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग बायोलॉजी क्लास। लेट्स बायो इट।